एक रात बहुत देर से पूरे देश की मशहूर और सबसे दूर रहने वाली गॉडेस लियो यो मेरे घर पर ठहर गई और जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे मेरे हाथ के बने नूडल्स खाने थे। और ठीक उसी मोमेंट पर पूरे इंटरनेट का सबसे पॉपुलर यंग आइडल एक टॉप लेवल लाइव एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने बड़े इमोशन के साथ उसका नंबर डायल कर रहा था। पूरा इंटरनेट अपनी सांस रोककर गॉडेस की उस मीठी आवाज का वेट कर रहा था। पर मैंने जब पॉट में उबलते हुए नूडल्स को देखा तो मैंने बस फोन उठाया और कहा, वो अभी आंसर नहीं कर सकती। अगली ही सेकंड बाथरूम का दरवाजा झटके से खुला और वो एक टॉवल में लिपटी हुई चिल्लाते हुए बाहर आई। और मैंचुअन, मेरी सिल्क पजामास को तुमने फिर से फ्लोर साफ करने का कपड़ा बना दिया। और बस इसी के साथ लाइव चार्ट एकदम से फट गई। लियू यूए को पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा फूल माना जाता था जिसे पाना नामुमकिन हो, जो हमेशा सबसे ठंडा और दूर का बिहेव करती थी। और मीडिया में 5 साल से उसकी एक भी रोमांटिक रूमर नहीं आई थी। पर उस मोमेंट पर वो परी जिसे लगता था कि दुनिया की आम चीजों का कोई पता नहीं है, वो मेरे सोफा पर बिना किसी एलिगेंस के फैल कर बैठी थी और मुझे अपना बाथ रेडी करने के ऑर्डर्स दे रही थी। वाटर 42 डिग्रीज पर, रोज एसेंशियल ऑयल, और मेंचुअन जल्दी करो, मुझे बहुत स्वेट आ रहा है, मुझे गंदा फील हो रहा है। मैंने अपनी आंखें घुमाई और हार मानकर बाथरूम की तरफ चल दिया। और मैं कर भी क्या सकता था, वो मेरी बचपन की दोस्त थी जिसके साथ मैं छोटा से बड़ा हुआ था। जैसे ही मैं पानी का टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा था, लिविंग रूम के टेबल पर रखा लियू यो का पर्सनल फोन नॉन स्टॉप वाइब्रेट करने लगा। ये वही फोन था जो मैंने एक ड्रामा के प्रमोशनल कैंपेन के लिए खरीदा था। स्क्रीन पर 3 वर्ड्स दिख रहे थे, जियन किनचैन। ये वही नया हार्ट थ्रॉब था जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे थे, क्योंकि लियू यो के साथ एक हिट ड्रामा में उसके रोमांस के रूमर्स थे और उसे इंडस्ट्री में मेल अट्रैक्टिवनेस का सीलिंग माना जाता था। बिना ज्यादा सोचे मैंने सोचा कि कोई अर्जेंट बात होगी। मैंने अपने हाथ सुखाए और आंसर करने के लिए स्वाइप किया। सिस्टर यो, आप इस आवर में क्या कर रही हैं? दूसरी तरफ से हियान किनचेन की मैग्नेटिक और जानबूझकर सॉफ्ट की गई वॉइस आई, जिसका टोन थोड़ा शरारती और चेक करने वाला था। आज का लाइव शो क्या आपने देखा? फैंस कमेंट्स में हमारे नाम भर रहे हैं, मैं आपको मिस कर रहा हूं। एक ऐसी मीठी वॉइस जिसमें इंडस्ट्री का पूरा नकलीपन साफ पता चल रहा था। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया और इससे पहले कि मैं साफ करता कि मैं कौन हूं, बाथरूम से चलते हुए पानी की आवाज आई। फिर लियू यू की वो पहचानी हुई साफ और ठंडी आवाज आई, पर अब उसमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरा था, जो सीधा कानों में चुभी। और मेंचुअन, तुम कहां चले गए? ये बात कब गूंथ स्लिपरी है, तुमने फिर से इसे यूज करने से पहले साफ नहीं किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं गिर जाऊं और अपना पैर तुड़वा लूं? उस सेकंड हवा एकदम फ्रीज हो गई। फोन की दूसरी तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी की गुनगुनाहट तक सुनाई दे रही थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली फोन की स्क्रीन पर देखा और पता चला कि अपर राइट कॉर्नर में एक छोटा सा लाइव ब्रॉडकास्ट का टेक्स्ट लिखा था। डर के मारे फोन मेरे हाथ से टॉयलेट में गिरने ही वाला था। लाइव शो रात के 10 बजे, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का प्राइम टाइम, यानी कि बिना किसी वीडियो के लियू यू का वो चिल्लाना जो अभी सुनाई दिया, और मेरी ये मिस्टीरियस मेल वॉइस जो अचानक से आई थी, वो पहले ही एंटेनास के थ्रू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के कानों तक पहुंच चुकी थी। बात यह है कि वो अभी फोन पर नहीं आ सकती। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अजीब तरीके से माइक्रोफोन में एक्सप्लेन किया। आप कौन हैं? क्या आप उनके घर पर हैं? आप इस आवर में वहां क्या कर रहे हैं? हियान किनचेन की वॉइस ने तुरंत अपना कंट्रोल खो दिया। उसने जो एक प्यारे से लड़की की इमेज बनाई थी, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। मैं अभी भी सोच रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, शायद बोल दूं कि प्लम्बर हूं या फूड डिलीवरी वाला। तभी बाथरूम का दरवाजा झटके से खुला और लियू यो एक ढीले टॉवल में लिपटी हुई बाहर आई। उसके गीले बाल उसकी पतली नेक पर चिपके थे। वो फेस जो मिलियंस ऑफ फैंस को पागल कर सकता है, वो पानी की बूंदों से भरा हुआ था और वो मुझे घूर रही थी। मेंचुअन, क्या तुम बहल हो? मैंने तुमसे एक नया टॉवल मांगा था, तुम किसके साथ विस्पर कर रहे हो? वो फ्लोर पर नंगे पैर चलते हुए गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे हाथ से फोन छीन लिया। कौन है? इस परेशान करने वाले आवर में उसने स्क्रीन की तरफ देखा तक नहीं। उसने डायरेक्टली रिसीवर में चिढ़कर कहा, अगर कुछ कहना है तो अभी कहो, इस लेडी को अभी बात लेना है, मैं बिजी हूं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। हम तो गए। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड आज रात हिलने वाला है। कोल्ड और अनटचेबल यू यू की जो इमेज थी, वो अब दोबारा जुड़ने के लायक नहीं बचेगी। बिना देखे ही मुझे पता था कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कब्जा हो चुका होगा। लियू यू ने एक मिस्टीरियस मैन को छिपाया, कोल्ड गॉडेस की इमेज खराब, हियान किनचेन को लाइव शो पर धोखा मिला, लियू यू इंडस्ट्री से बाहर। लियू यू मेरी बचपन की दोस्त थी और मेरा पर्सनल कर्मा भी। जब से उसने किंडरगार्टन में मेरा लॉलीपॉप चुराया था, वो वुमन हमेशा मेरा फायदा उठाती थी।
दुनिया सोचती थी कि वो एक नामुमकिन आइस गॉडेस है, पर सिर्फ मैं जानता था कि पर्सनली वो नॉर्मल लाइफ में एक डिजास्टर थी, शॉर्ट टेम्पर्ड और कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट्स वाली। जब हम छोटे थे तो हम डोर टू डोर रहते थे और मेरी मॉम हमेशा कहती थी, चनर, उस छोटी लड़की का चाइल्डहुड थोड़ा मुश्किल रहा है, उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, उसके साथ थोड़ा पेशेंट रहो। और वो पेशेंस 20 साल से चला। मैं वही था जो उसके लिए पहली बार पैड्स लाया था जब उसे पहली बार पीरियड आया था। मैं वही था जिसने पहली बार गोली झेली थी जब उसकी पहली बार लड़ाई हुई थी। यहां तक कि शोबिज में आने के लिए उसका पहला रिज्यूमे भी मैंने ही फिल किया था। मैंने उसे वहां देखा जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है, और मैंने शांति से अपना थूक घोंट लिया। ये तो मानना पड़ेगा। हालांकि उसका कैरेक्टर टेरेबल था, पर उसका फिजिक एकदम सुप्रीम लेवल का था। अभी अभी बात से निकली हुई, स्किन चमकदार पोर्सिलीन जैसी व्हाइट, क्लैविकल डेलिकेट और गहरी। वो आंखें जो नॉर्मल दिनों में एकदम आइस कोल्ड रहती थीं, अब उनमें एक भाप जैसा पर्दा था जो बहुत प्यारा लग रहा था। पर मैं ज्यादा ध्यान से नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसने मुझे अपनी ब्यूटी को एडमायर करते हुए पकड़ लिया तो वो बिना सोचे अपने 37 नंबर के फुट से मेरे बट पर किक मारेगी और मेरा मजाक उड़ाएगी। मेंचुअन, क्या तुम फिर से मेरे बारे में फैंटेसाइज कर रहे हो? क्या देख रहे हो? टॉवल कहाँ है? लियू यू ने मुझे डिस्ट्रैक्ट होते देखा और मेरी चेस्ट पर अपनी उंगली से इतनी जोर से मारा कि मुझे अंदर तक चोट लगने जैसा फील हुआ। वो शेल्फ पर है, मैंने डरते हुए पीछे इशारा किया। उसने एक घमंडी आवाज निकाली और फोन मेरी तरफ वापस फेंक दिया। हैंग अप करो, क्या पेन है? उस जेन किंचन को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ड्रामा खत्म हो गया, पर अब भी मेरे पीछे पड़ा है। क्या उसे सच में लगता है कि मुझे नहीं दिखता कि वो मेरी फेम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? मैंने उस फोन को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई हॉट पोटैटो हो। कॉल अब भी एक्टिव था और लाइव प्रोग्राम भी, क्योंकि दूसरी तरफ से मुझे प्रोडक्शन डायरेक्टर का डर सुनाई दे रहा था, जो कैमरास कट कर रहा था, और स्टूडियो में ऑडियंस का चिल्लाना और शोर जो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने उस मोमेंट पर देखा कि दूसरी तरफ ने फाइनली रिएक्ट किया और जल्दी से सिग्नल कट कर दिया। दुनिया में फाइनली शांति हो गई। मैंने फोन सोफा पर फेंका, एक लंबी सांस ली और किचन में चला गया उस मजेस्टी के लिए नूडल्स बनाने। ये तो नॉर्मल बात थी। यो और मुझे बात के बाद मेरे हाथ के बने नूडल्स खानी ही होते थे। अगर एक छोटी सी अनियन भी मिसिंग होती तो वो हंगामा खड़ा कर देती। मेंशुअन, मुझे 2 पोज्ड एग्स चाहिए। लियू यू ने बाथरूम से पूरी पावर के साथ चिल्लाया, जिसमें एक स्टार होने का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। जब मैं अनियन कट कर रहा था तो मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि कैसे भागा जाए। जब रिप्रेजेंटेटिव वैंग आएगी तो वो शायद मेरी खाल ही उधेड़ देगी। आखिरकार मैंने उनके 5 साल से बनाए हुए जीरो रूमर की मिथ को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि कर्मा इतनी जल्दी आएगा। नूडल्स अभी पॉट से निकले ही थे कि डोरबेल ऐसे बजने लगी जैसे फट जाएगी। और मेंचुअन, खोलो, मुझे पता है यो वहां है, तुम दोनों ने बहुत बड़ा मेस खड़ा कर दिया है। बाहर से रिप्रेजेंटेटिव वैंग की वो पहचानी हुई टूटी हुई वॉइस आई, जो ऐसी लग रही थी जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला हो। इससे पहले कि मैं खोलने जाता, लियू यू बाथरूम से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ चुकी थी। वो एक मेरी बैगी टी शर्ट पहने थी जिसमें उसके लेग्स एक्सपोज थे, वो लंबे लिम्स जो किसी की भी आंखों को घुमा दे। कौन है? क्या पेन है? उसने अपनी नोज से एयर अंदर खींची और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। नूडल्स रेडी हैं, क्या डिलिशियस स्मेल है। दरवाजे पर लगातार होने वाली उस थपथपाहट को एकदम इग्नोर करते हुए वो सीधा टेबल की तरफ बढ़ी, बोल उठाया और एक बड़ा बाइट लिया। तुम्हारे नूडल्स हमेशा बेस्ट होते हैं, फिल्मिंग का फूड तो कचरा होता है। मैंने हेल्पलेसली एक सांस ली और दरवाजा खोलने गया। रिप्रेजेंटेटिव वैंग एक बुलेट की तरह अंदर आई। इलुई, तुम्हारा नूडल्स खाने का मूड कैसे हो सकता है? रिप्रेजेंटेटिव वैंग अपने आर्टिस्ट को इतना शांत खाते देखकर गुस्से से कांप रही थी। उसने टैबलेट उसके फेस के सामने कर दिया। खुद को देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फट चुके हैं। सर्वर डाउन हो गया था। स्क्रीन पर इंटेंस रेड कलर में कई वर्ड्स हिट कर रहे थे। ल को बाथरूम में मिस्टीरियस मैन के साथ पकड़ा गया। मेंचुएन कौन है? जान किंचन जेन को लाइव शो पर ह्यूमिलिएट किया गया। ल इंडस्ट्री से बाहर। लियू यू ने आधा पोच डेक खाया और बिना किसी इंटरेस्ट के स्क्रीन की तरफ एक नजर डाली। वेल, फट जाने दो। उसने एग को स्वॉलो किया, एक नैपकिन निकाला और एकदम शांत फेस के साथ उसे साफ किया। वैसे भी मैं अब ट्रांजिशन करना चाहती थी। हमेशा उस पोस्चर को मेंटेन रखना बहुत टायरिंग होता है। तुम रिप्रेजेंटेटिव वैंग ने अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखा। उसकी फिंगर उसकी तरफ दिखाते हुए कांप रही थी। ये कोई ट्रांजिशन नहीं है, ये तो एक टोटल कोलैप्स है। क्या तुम्हें पता है कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फाइन्स तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें भरने दो, उन्हें भरने दो, लियू ने अपना कंधा हिलाकर कहा और अचानक मेरी तरफ थोड़ा मुस्कुरा कर देखा। वैसे भी मेंचॉन के पास बहुत पैसा है, उसे भरने दो। जैसे ही मैं इस बात पर गुस्सा करने वाला था, मैडम वोंग की तेज नजर मेरे ऊपर पड़ गई।
मेंचुआन, तुम हमेशा इतने शांत दिखते हो, पर इतने जरूरी समय पर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वो एक लाइव शो था, लाइव। मैडम वोंग ने अपनी उंगली से मेरी पेशानी पर थोड़ा मारा। अब पूरा इंटरनेट तुम्हारी पहचान निकालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि तुम ल्यू के टुकड़ों पर पलने वाले हो, एक गुस्से वाली औरत के पीछे रहने वाले कीड़े हो। मेरे होठों का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। कीड़ा? मैं क्या हूं? खैर, इस घर में मैं उसके खर्चे पर ही खाना खाता हूं शायद। मैडम वोंग, असलियत में मैंने समझाने की कोशिश की। चुप रहो। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। अब समझाने का क्या फायदा? बातें संभालने वाली टीम पहले ही परेशान हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैडम वोंग ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें ल्यू से मेरी तरफ घुमाई और आखिरकार उन्होंने अपने दांत पीसकर कहा, अपने रिश्ते की बात सच बता दो। हैं? ल्यू और मैंने एक साथ कहा। वो, इसमें क्या परेशानी है? क्या यही एक रास्ता बचा है? मैडम वोंग ने बहुत तेज बोलते हुए कहा, कह दो कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के प्रेमी प्रेमी हो। बचपन का प्यार, एक पक्का और लंबा रिश्ता। इससे लोग तुम्हारे साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे और इस गंदे चक्कर को एक सच्चे प्यार की कहानी बना देंगे। और मैंचॉन भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा सही करने के बाद तुम लोगों के सामने आ सकते हो। ल्यू ने अपनी पलकें झपकाईं और अचानक मुस्कुरा दी। उसने अपने खाने की लठियां नीचे रखीं, मेरी तरफ बढ़ी और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जैसे वो मुझ पर ही लटक गई हो। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये लड़का जीत गया। वो मेरी तरफ घूमी और उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी। उसने इतनी धीमे से कहा जो सिर्फ मैं सुन सकूं, हे छोटे पैरों वाले, अब से तुम इस रानी के पक्के खास आदमी बन गए हो। क्या तुम खुश हो? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने उसे इतने पास से देखा। वो सुंदर चेहरा मेरी तरफ उठा हुआ था और उसकी आंखों में एक शरारत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भावना भी छुपी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। उसी समय मेरा फोन हिला। वो एक अनजान नंबर था। संदेश छोटा था, लेकिन उसमें डर भरा हुआ था। ल्यू ना से दूर रहो अगर तुम नहीं चाहते कि पुरानी बातें सामने आए। मैंने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और उस संदेश को ध्यान से देखा। पुरानी बातें? मैंचुआन हमेशा सही काम करता आया हूं। मेरा अकेला काला सच शायद यही था कि मैंने उसकी वजह से उस दुनिया को छोड़ दिया था। कोई घबरा रहा था। जियान किन जई या उसके पीछे बैठे पैसे वाले लोग। क्या हुआ? हमेशा सब समझने वाली ल्यू ने मेरे बदले हुए दिमाग को देखा और मेरे फोन की तरफ देखने की कोशिश की। बिना किसी इशारे के मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया और उसके हाथ को, जो मेरे कंधे पर था, अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ नरम और ठंडा था। कुछ नहीं, एक कचरा संदेश है। मैंने ऊपर देखकर मैडम वोंग की तरफ देखा। जो आंखें एक पल पहले आलसी दिख रही थीं, वो अचानक इतनी तेज हो गईं जैसे कोई और आदमी हो। मैडम वोंग, रिश्ते की बात सच बताने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा लुका और एक ठंडी हंसी हंसा। वो जियान किंचन अगर हमें आगे बढ़ने का रास्ता बनाना चाहता है तो टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार रहे। मैडम वोंग एकदम शांत खड़ी रहीं। वो मुझे सालों से जानती थीं और उन्होंने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा था। एक ऐसा दबदबा जो ऊपर से फैसले लेता है और बिना सोचे काम करता है। ये इतना ताकतवर था कि वो खुद, जो एक बहुत पुरानी मैनेजर थी, एक अजीब सा दबदबा महसूस करने लगी। मिंचुआन, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ल्यू का फोन उठा लिया। भले ही शो ने अपना रिश्ता काट दिया था, पर यह खत्म नहीं हुआ था। उस समय जियान किंचन कैमरे के सामने रो रहा था, बुरा दन्ने का नाटक कर रहा था और इशारा कर रहा था कि ल्यू की जिंदगी गंदी है और उसके प्यार को धोखा मिला है। लोग उसे बेचारा कह रहे थे और ल्यू को गालियां दे रहे थे। मैं थोड़ा हंसा और मेरी उंगलियां स्क्रीन पर बहुत तेज चलने लगी। अगर वो बड़ा खेलना चाहते हैं तो बड़ा ही होने दो। मैंने ल्यू के पक्के इंटरनेट खाते को खोला। उस समय पूरे इंटरनेट की आंखें उस खाते पर थीं। मैंने एक बात लिखी, साथ में वो नूडल्स जो ल्यू ने पूरे नहीं खाए थे, और मेरी टी शर्ट पहने उसकी पीछे से एक फोटो। लिखावट सस्ती थी, पर पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया को हिलाने के लिए काफी थी। वही पुराने नूडल्स जिसे कोई नहीं बदलता। रही बात एक कूदने वाले बंदर की, अगर तुम सच में काम करने में इतनी मेहनत करते जितना दिखावा करने में, तो शायद तुम अब सिर्फ एक नकली आवाज निकालने वाले नहीं होते। और साथ में जियान किंचन को जोड़ दिया। जैसे ही इंटरनेट ने उस बात को पक्का किया, फोन जैसे किसी अनजान हाथ के नीचे बैठ गया। स्क्रीन उस घूमने वाले चक्कर पर रुक गई और फिर वो खाता अपने आप बंद हो गया। काली स्क्रीन। 3 सेकंड के बाद मैडम वोंग की चिल्लाहट ने घर की छत उठा दी। मेंचुआन, तुम पागल हो। तुमने ये ल्यू के बड़े खाते से लिख दिया। ये एक बड़े हीरो के सामने जंग शुरू करना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं? मैडम वोंग के हाथ जो टैबलेट पकड़े हुए थे, वो कांप गए थे। स्क्रीन जो पहले बातों से भरी हुई थी, अब एकदम खाली थी। इंटरनेट का सिस्टम फिर से बैठ गया था। मैंने फोन को फिर गड्ढे पर फेंका और नहाते के कमरे में बाल सुखाने वाली चीज लेने चला गया। ल्यू फर्श पर अपने पैर मोड़कर बैठी हुई थी। गीले बाल टपक रहे थे और मेरे रेशमी फर्श का एक बड़ा हिस्सा गीला कर रहे थे। वो एकदम शांत थी।
उसके हाथ में सूरजमुखी के बीज थे। उन्हें तोड़ते हुए उसने मैडम वोंग से अजीब आवाज में पूछा, क्या तुम भूत भगा रही हो? क्या ये बस इंटरनेट पर कुछ लिखना नहीं है? इतना नाटक, इतना नाटक। मैडम वोंग अभी उसे समझाने ही वाली थी कि अचानक उनका फोन बहुत जोर से बजने लगा। ये देखकर कि कौन फोन कर रहा है, उनका गुस्सा डर में बदल गया, फिर एकदम हैरानी में। वो इस बड़े शो के सबसे बड़े साहब थे। मैडम वोंग ने थूक निगला और कांपते हुए हाथ से फोन उठाया। दूसरी तरफ से साहब की तेज पर डर को छुपाती हुई आवाज आई, मैडम वोंग, मेरे लिए मुसीबत खड़ा मत करो। पूरा इंटरनेट इस बारे में बात कर रहा है। सिस्टम 2 बार बैठ गया है। ये बहुत बड़ा फायदा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो मर्द पहले कौन था। ल्यू को लेकर अभी के अभी स्टूडियो आओ। हम एक साफ करने वाला लाइव शो करेंगे। अगर वो आने की हिम्मत करते हैं तो पैसा 3 गुना कर दूंगा, नहीं 5 गुना कर दूंगा। मैडम वोंग ने फोन को पकड़ा और तुरंत मना करने वाली थी। साहब, ल्यू की हालत अभी बहुत खतरनाक है। हम क्यों नहीं जाएंगे? एक शांत आवाज ने मैडम वोंग की सोच को बीच में ही रोक दिया। मैंने बाल सुखाने वाली चीज को बिजली से जोड़ा। गर्म हवा जोर से बाहर आई। मैं ल्यू के पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसके लंबे बालों को एक एक करके उठाया और मेरी उंगलियां उसके बालों में इतने ध्यान से चल रही थीं जैसे किसी बहुत कीमती चीज को छू रही हूं। ल्यू एक बिल्ली की तरह जिसके पीठ पर हाथ फेरा जाता है, अपनी आंखें बंद करके बैठ गई और धीमे से अपना सिर मेरे पैरों पर टिका दिया। मेंचुआन, क्या तुम्हें पता है कि वो एक लाइव शो है? कोई बदलाव नहीं, कोई लिखी हुई कहानी नहीं। वो जियान किंचन पक्का तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा। तुम एक आम आदमी हो। अगर तुम घबरा गए और कुछ गलत बोल दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम वोंग ने गुस्से में फर्श पर पैर मारा। मैंने बाल सुखाने वाली चीज को बंद किया और दुनिया एक पल में शांत हो गई। मैंने नीचे ल्यू के सुंदर चेहरे की तरफ देखा। उसने भी नीचे से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक शरारत भरी हंसी आई जिसे सिर्फ मैं समझ सकता था। कुछ कचरा उसे खुद ही साफ करना पड़ता है। किसी के पीछे से उसे गाली देना कितना मजेदार है। मैंने बाल सुखाने वाली चीज मैडम वोंग की तरफ बढ़ा दी और साथ ही ल्यू के आधे सूखे बालों को सही कर दिया। वैसे भी कोई हमारे घर के दरवाजे पर लड़ने आया है। अगर मैं उसे एक स्वागत का तोहफा ना दूं तो ये मेरी तरफ से बदतमीजी होगी। ल्यू हंसी और एक आलसी जम्हाई ली। एक ही पल में वो आलसी बिल्ली जैसा रूप एक बड़ी स्टार के रूप में बदल गया जिसे वोंग संभालती थी। ऐसा लगता है कि कोई नाटक देखना चाहता है। खैर, हम उन्हें एक ऐसा नाटक दिखाएंगे जो देखने लायक होगा। आधे घंटे बाद गाड़ी टीवी स्टेशन के जमीन के नीचे बने गाड़ी खड़े करने वाले हिस्से में रुकी। जैसे ही मैं नीचे उतरा मुझे हवा में जंग की खुशबू आई। बहुत सारे मीडिया वाले और कैमरास के बीच मेरे चश्मे लगभग मेरे चेहरे में घुसने ही वाले थे। कैमरे की रोशनी बहुत तेज चमक रही थी। मैंने अपने चेहरे का रंग बदले बिना ल्यू के सामने खड़े होकर उसे बचते हुए सीधे लिफ्ट देख पहुंचा दिया। स्टूडियो के पीछे बने कपड़े बदलने वाले कमरे में माहौल बहुत भारी और एकदम शांत था। वहां काम करने वाले लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम 2 मुर्दे हों जिनको अभी दफनाया जाने वाला है। उनकी आंखों में हमदर्दी और अजीब सी जानने की चाहत का मिला जुला रूप था। तुम दोनों सीधे स्टेज पर जाओ, दिखावा पहले ही शुरू हो चुका है। साहब हमें बुलाने आए। वो बहुत खुश थे और अपने हाथ रगड़ रहे थे। उनका चेहरा लाल था और उनकी आंखें बार बार मेरी तरफ घूम रही थीं, जैसे वो हिसाब लगा रहे हों कि इस अनजान मर्द की कीमत कितनी है। मैंने अपने आसपास की कानाफूसी पर ध्यान नहीं दिया और स्टेज की तरफ खुलने वाले दरवाजे को धक्का दे दिया। तेज रोशनी तुरंत मेरे चेहरे पर पड़ी। स्टेज के बीच में जियान किंचन एक सफेद रंग के महंगे कपड़े पहने गद्दे पर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। वो एकदम छोड़े हुए दुखी राजकुमार जैसा दिख रहा था। जब उसने हमें आते देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए जलन दिखी, पर वो तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक छुपे हुए दर्द ने ले ली। यूं तुम आ गईं? जियान किंचन खड़ा हुआ और माइक्रोफोन के सामने गहरी सांस लेते हुए भारी आवाज में बोला, वैसे तुम्हें इस दोस्त को साथ लाने की कोई जरूरी नहीं थी। जब तक तुम ठीक हो मैं इस दर्द को झेल सकता हूं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि किसी ने तुम्हें बहकाया ना हो। दिखावटी दुख का वो रूप बहुत ही मझा हुआ था। नीचे बैठे फैंस चिल्ला उठे, चमकती हुई पत्तियां हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे, रोना मत भाई, और कह रहे थे कि इस गंदे जोड़े को इस काम से बाहर निकालो। जो स्टेज चलाने वाला था वो ऐसा आदमी था जिसे हंगामा पसंद था। उसने तुरंत मेरे सामने माइक्रोफोन किया और ताना मारते हुए पूछा, सुनो भाई, इंटरनेट पर जो तुमने और इस स्टार ने थोड़ी देर पहले लिखा था वो तुमने ही लिखा था ना? जियान साहब कह रहे हैं कि उन्हें चिंता है कि यू को धोखा मिला है। यहां तक कि इशारा किया गया है कि किसी का गुस्सा गंदा है और वो मारपीट करता है। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? तुम काम क्या करते हो? क्या ये सच है कि तुम उसके टुकड़ों पर? लियू ने अपनी भौवें सिकुड़ी और वो फटने ही वाली थीं कि मैंने उसके कंधे पर हाथ डाल दिया। उसका कंधा पतला था और उस समय वो गुस्से से एकदम कड़ी हो गई थी। मैंने उसे धीमे से दबाया, उसे शांत रहने को कहा।
जियान किंचन ने इस मौके का फायदा उठाया और एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करने लगा। स्टेज चलाने वाले साहब, ऐसे मत पूछो, शायद ये मर्द बस थोड़ा सीधा बोलता है। मुझे विश्वास है कि यू ने इसे चुना है तो कोई वजह होगी, भले ही मुझे इससे बहुत दर्द हो रहा है। और इसके साथ ही उसने ड्रामा करते हुए अपनी आंख का कोना साफ किया जहां कोई आंसू नहीं था। देखने वाले लोगों ने गंदी आवाजें निकाली। लाइव वीडियो में उन्होंने पहले ही मेरे सारे पुरखों को गालियां दे दी होंगी। जियान किंचन का पाउडर से भरा चेहरा देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई। मैंने स्टेज चलाने वाले का माइक्रोफोन नहीं लिया। इसके बजाय मैं शांति से स्टेज के बीच में चला गया, जहां एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थी जिस पर लोगों के संदेश दिखाए जाते थे। अपनी बात समझाने के लिए मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी तार को पूरी आम बात की तरह स्क्रीन से जोड़ दिया, जैसे मैं करोड़ों देखने वालों के सामने ना होकर अपने घर के बैठने वाले कमरे में हूं। क्योंकि सभी लोगों को असलियत जानने की इतनी चिंता है, तो आओ एक मजेदार चीज देखते हैं। जियान किंचन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे लगा कि कुछ गलत है। वो बीच में आने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। तुम क्या करने वाले हो? ये एक लाइव शो का स्टेज है, तुम्हारे खेलने का मैदान नहीं। इतनी जल्दी क्या है? मैंने ऊपर देखा। मेरी नजर एक तेज चाकू की तरह सीधे उसकी आंखों में गई। बड़े स्टार जियान, थोड़ी देर पहले तुम स्टेज पर इतना दुख दिखा रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि कपड़े बदलने वाले कमरे में तुम्हारे पास मुझे संदेश भेजने का समय था? मेरी बात पूरी करने से पहले ही स्क्रीन अचानक चमक उठी। स्टूडियो में बैठे लोगों ने अपनी सांस रोक ली। सभी लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी फोटो सामने आए जिससे मेरी पहचान पक्की हो। लेकिन स्क्रीन पर जो सामने आया वो एक बहुत ही साफ फोटो थी, एक संदेश की। भेजने वाले का नंबर साफ तौर पर जियान किंचन का अपना नंबर दिख रहा था और उसमें वही डर भरा संदेश था जो पहले आया था। यू से दूर रहो अगर तुम नहीं चाहते कि पुरानी बातें सामने आए। सबसे पक्की बात यह थी कि मैंने उस संदेश का पूरा हिसाब खोल दिया था। भेजने का समय रात के 10:15। भेजने की जगह टीवी स्टेशन का कपड़े बदलने वाला कमरा नंबर 1। स्टूडियो में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि स्टेज चलाने वाले ने अपना मुंह खोला और बोलना ही भूल गया। ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि जियान किंचन जब स्टेज पर एक सच्चा प्रेमी बनने का नाटक कर रहा था, उसी समय पीछे से गंदा काम कर रहा था। मैंने तार को निकाला, घुमाओ और जियान किंचन की तरफ देखा जो एक सफेद कागज की तरह पीला पड़ गया था, और मैंने कैमरे की तरफ एक ठंडी हंसी हंसी। ये है एक बड़े स्टार की असलियत। स्टेज पर एकदम सच्चा प्रेमी बनता है और कपड़े बदलने वाले कमरे में मुझे संदेश भेजकर डर दिखाता है कि मैं कुछ ना बताऊं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। जियान किंचन तुरंत पीछे हटा और लगभग पीछे रखे गद्दे से टकराकर गिरने ही वाला था। जियान किंचन, तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं। मैंने उसकी फटी हुई आंखों में देखा। मेरी आवाज धीमी पर साफ थी, जो माइक्रोफोन के जरिए कोने कोने तक जा रही थी। मैं लियू का बचपन का दोस्त हूं, जो 20 साल से उसकी मुसीबतें साफ कर रहा हूं। और तुम आखिरकार होते कौन हो मुझे डर दिखाने वाले? तुम झूठ बोल रहे हो। जियान किंचन ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि टूट गई। उसने कांपते हुए हाथ से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये झूठ है, मैंने नहीं भेजा। मेरा फोन कपड़े बदलने वाले कमरे में खो गया था। उन्होंने मुझसे चुरा लिया था। वो तुम थे, तुमने मेरा फोन चुराया। तुमने ये सब खुद किया ताकि मुझे फंसा सको। ये इतना सस्ता बहाना था कि नीचे बैठे फैंस भी एकदम शांत हो गए। चिल्लाहट बहुत कम हो गई। जियान किंचन को भी समझ आ गया कि ये बात टिकने वाली नहीं है। उसका चेहरा पसीने से भरा था। उसकी आंखें यहां वहां घूम रही थीं कि कहां देखें, जब तक कि वो आखिर में मुझ पर आकर रुक नहीं गई, जैसे किसी आखिरी तिनके को पकड़ रहा हो। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे तुम जैसे आदमी पर ध्यान देने की क्या जरूरी है, जो सिर्फ गंदे तरीके जानता है। जियान किंचन ने अचानक अपनी टाई निकालकर फेंक दी। उस गुस्से और शर्म ने उसकी पूरी तमीज को खत्म कर दिया जो उसने बनाए रखी थी। बड़े कदमों के साथ वो एक बड़े पियानो की तरफ बढ़ा जो पहले उसके गाने के लिए तैयार किया गया था। तो तुम मेंचुआन हो। तुमने कहा था ना कि मैं सिर्फ नकली आवाज निकालता हूं। बहुत अच्छे। उसने पियानो के बटनों को जोर से मारा। एक खराब और चुभने वाली आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज उठी। अगर तुम एक असली मर्द हो तो एक औरत के पीछे और गंदे तरीकों के पीछे छुपना बंद करो। आओ मुकाबला करते हैं। हुनर, पियानो, गिटार, गाना, जो तुम चाहो। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, मुझे गुस्से से देख रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास असली हुनर है और कौन एक बेकार का कीड़ा है। लाल आंखों के साथ उसने मुझे ललकारा, अपने सबसे ताकतवर काम में वापस आने की कोशिश करते हुए। लियू ने अपनी आंखें घुमाई और वो अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि मैंने उसे फिर रोक दिया। मैंने उस महंगे पियानो को देखा, फिर जियान किंचन को उसके डर से भरे घमंड के साथ देखा और धीरे धीरे अपनी शर्ट की बाजुएं ऊपर करने लगा।
हुनर का मुकाबला? मैं हंसा। मेरी आंखों में उसके लिए थोड़ी दया थी। अगर तुम अपनी बेइज्जती इतनी ही करवाना चाहते हो तो मैं ये जरूर करूंगा। ये साफ था कि जियान किंचन तैयार होकर आया था। उसके उंगली बजाते ही स्टूडियो की रोशनी एक गंदे बैंगनी रंग में बदल गई। पीछे तैयार खड़ी नाचने वाली टीम स्टेज पर आ गई और बड़े स्पीकर उनके सबसे मशहूर गाने लव इन द गैलेक्सी की शुरुआत के साथ गूंज उठे। उस गाने की धुन दिल को हिला देने वाली थी। जियान किंचन ने हाथ में हीरे लगा दिया, माइक्रोफोन पकड़ा, अपनी कमर हिलाई और कैमरे की तरफ देखने लगा। बेबी, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारा तारा हूं। सच कहें तो उस गाने को बनाने में बहुत पैसा लगा था और स्टेज का दिखावा बहुत सुंदर था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी, इंसानी जान। लाइव शो में भी मशीन से बदली गई आवाज ने उसकी खाली सांस को छुपाया जरूर था, पर वो उसे पूरी तरह से बदल नहीं सकती। हर ऊंचा सुर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन ने बनाया हो, जिसमें एक नकली खिंचाव था। भाई कितना सुंदर है वो कमर, वो पैर। नीचे बैठे फैंस अपना काम बहुत ध्यान से कर रहे थे। उनकी चिल्लाहट ने लगभग छत उठा दी थी। जियान किंचन को इस खाली तारीफ में बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही उसने हाफते हुए गाना खत्म किया, उसने मेरी तरफ ललकारते हुए देखा। सर मैंग ह्यान किंचन ने अपना फोरहेड पहुंचा और पूरे रॉब के साथ सर वर्ड बोला। माना कि आप एक नॉर्मल सिविलियन हैं, पर क्योंकि हम compete करने वाले हैं इसलिए मैं आपको डराऊंगा नहीं। यहाँ जो म्यूजिशियंस हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप कुछ गाना चाहते हैं तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। टू टाइगर्स, क्यूट, हैप्पी या जो भी उन्हें आता हो प्ले कर सकते हैं। ऑडियंस के बीच एक मजाक उड़ाए जाने वाली हंसी गूंज उठी। मैंने उसके ताने पर ध्यान नहीं दिया। मेरी आंखें उस बड़े से डीलक्स ग्रैंड पियानो पर गईं और स्टेज के एक कोने पर रुक गईं जहां एक पुरानी लकड़ी की गिटार रखी थी जिसकी पॉलिश थोड़ी निकल रही थी। उस गिटार के बॉक्स पर टाइम के साथ येलो पड़ चुके कुछ स्टिकर्स लगे थे। साफ पता चल रहा था कि ये एक पुराना इंस्ट्रूमेंट है जिसे म्यूजिशियंस रिहर्सल के टाइम यूज करते थे। मैं पास गया और उसे उठा लिया। ये काफी है। लाइव ग्रुप के म्यूजिकल डायरेक्टर, जो एक लंबे बालों वाले मिडिल एजेड मैन थे और तब तक बोर होकर अपनी ड्रमस्टिक घुमा रहे थे, उन्होंने जैसे ही मुझे वो पुरानी गिटार उठाते देखा, उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। बॉय, उसके स्ट्रिंग्स बहुत ऊंचे हैं, वो बहुत टाइट हैं और कोई कनेक्शन बॉक्स साउंड भी नहीं है। कोई बात नहीं। मैं एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गया और अपनी फिंगर से स्ट्रिंग्स को बजाने लगा। ट्यूनिंग थोड़ी खराब थी। मैंने अपने लेफ्ट हैंड को फ्रेट पर रखा और अच्छे से ट्यूनर्स को एडजस्ट किया। जब ट्यूनिंग कॉर्ड की साउंड एकदम साफ और बिंदास तरीके से गूंजी तो म्यूजिकल डायरेक्टर का हाथ तुरंत रुक गया। उनकी नजर मेरे लेफ्ट हैंड पर टिक गई। जो कोई भी म्यूजिक के बारे में जानता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाले में टैलेंट है या नहीं। वो फिंगरिंग एक बहुत ही रेयर ओपन ट्यूनिंग टेक्निक थी जिसे सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिन्होंने फोक म्यूजिक के दिल को समझने में सालों लगा दिए हों। स्टूडियो का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने माइक्रोफोन की हाइट को एडजस्ट किया। मेरी नजर तेज लाइट्स को पार करते हुए स्टेज के साइड में खड़ी लू पर गई। वो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे अगर तुमने मेरी बेइज्जती करवाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन उसके फोल्ड किए हुए हाथों की कांपती हुई फिंगर्स उसकी नर्वसनेस दिखा रही थीं। इस सॉन्ग का कोई नाम नहीं है। मैंने स्ट्रिंग्स को बजाया। मेरी वॉइस बहुत डीप थी, बिना किसी दिखावे के, एकदम रफ सैंड पेपर जैसी टेक्सचर वाली वॉइस। 5 साल की एज में तुमने मेरा सूप चुराया। 7 साल की एज में तुम ट्री पर चढ़ गई और मेरे कपड़े फाड़ दिए। तुमने कहा था कि बड़ी होकर तुम सबसे पावरफुल किंग से मैरिज करोगी, पर 18 साल की एज में तुम मेरे सामने रो रही थी कि मैं तुम्हारे लिए गर्म सूप बनाऊं। सिंपल गिटार स्ट्रमिंग मेरी इस शांत पर इमोशन से भरी स्टोरी के साथ चल रही थी। एक पल में पूरा स्टूडियो पुराने दिनों की एक हल्की और प्यारी याद में खो गया। ये कोई खाली लव सॉन्ग नहीं था, ये ल्यू यू और मेरी 20 साल की कहानी थी। लिरिक्स में कहीं भी लव वर्ड नहीं था, पर ये उस नादान और थोड़ी जिद्दी लड़की की बातों से भरा था जो अंदर से इतनी भोली थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। ल्यू की आंखें साफ लाल हो गई थीं। उसने अपने हाथ नीचे किए और अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया, जैसे वो उन दिनों को याद कर रही हो जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। वो दोपहर जब उन्होंने मेरे बदले मुझे पीटा था, वो रात जब वो अपने पहले ऑडिशन में फेल हो गई थी और रास्ते के किनारे किसी फूल की तरह रो रही थी, और वो कितनी सारी सुबह जब मैंने उसके लिए नूडल्स बनाए थे। कोरस में मेरी फिंगर्स गिटार पर तेज चलने लगी, जैसे बारिश की तेज बूंदें गिर रही हों और इमोशंस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे। ये वर्ल्ड बहुत स्ट्रेंज और चमकदार है। सबको फेम चाहिए, पर सिर्फ मैं जानता हूं कि जब तुम अपना ये मास्क उतारती हो तो तुम कैसी लगती हो। तुम कोई दूर रहने वाली गॉडेस नहीं हो, बस एक छोटी लड़की हो जिसे अंधेरे से डर लगता है, घोस्ट से डर लगता है, और डर लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है। लास्ट नोट बजा। मैंने स्ट्रिंग्स को दबाया और साउंड हवा में गायब हो गई। पूरा स्टूडियो एकदम शांत था। कोई शोर नहीं, कोई फ्लोरेसेंट बार्स नहीं चमक रहे थे। सब जैसे खो गए थे।
तभी जूरी टेबल पर बैठे एक वेल नोन म्यूजिक क्रिटिक, जिनकी जीभ हमेशा चलती रहती थी, टिन टाइसन, तुरंत खड़े हो गए। उनकी चेयर एक आवाज के साथ नीचे गिरी और उसने उस शांति को तोड़ दिया। ये मेलोडी, डीन सिन की वॉइस। वो इमोशन से कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ अपने फिंगर से इशारा किया। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी लेजेंड को दोबारा जिंदा देख लिया हो। ये डिसेंडिंग क्रोमैटिक स्केल, फोक का ये नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। होस्ट ने कंफ्यूज होकर पूछा, आपको कैसा लगता है मिस्टर डिन? उस जीनियस कंपोजर जैसा जो 5 साल पहले थोड़ी देर के लिए आया था और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। डिन टाइसन ने इमोशन से लाल चेहरे के साथ कहा, सिर्फ एन ही ऐसी मेलोडीज लिख सकता है जो सीधा सोल तक पहुंचती हैं। उस लेवल की क्वालिटी का आज की मशीन से बनी कचरा चीजों से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सुनकर पूरे स्टूडियो में हंगामा मच गया। वही जिसने डीप सी लिखा था, जो सारे इंडस्ट्री अवार्ड्स जीत गया और फिर मिस्टीरियसली गायब हो गया। ओ माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये है रियल म्यूजिक। लाइव चैट के कमेंट्स एकदम से बदल गए। ओह, इसने तो मुझे रुला दिया। ये एकदम प्योर फीलिंग है। उसे छोड़ो, पहले वाला किंचन क्या था? कुछ नहीं। ये म्यूजिक तो अलग ही लेवल का है। वो लिरिक्स, 20 साल का बचपन का लव, इसका सामना कौन कर सकता है? मैं गिटार का स्टूडेंट हूं। मैन चेन जैसा स्ट्रमिंग सीखने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए। वो एक रियल टीचर है। यान किंचन एक साइड में अपना चेहरा उड़ाए खड़ा था, जैसे किसी बर्तन का पिछला हिस्सा काला होता है। उसका वो स्टेज जिस पर उसे इतना घमंड था, उसकी इतनी मेहनत की गई परफॉर्मेंस एक पुरानी गिटार और एक फोक सॉन्ग के सामने एकदम सस्ती और मजाक बनकर रह गई थी। वो मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहता था, जो कि एक नॉर्मल सिविलियन हूं, पर आखिर में वो खुद एक ऐसी मिट्टी बन गया जो फूल को और अच्छे से खिलाती है। कोइंसिडेंस, ये पक्का कोइंसिडेंस होगा। ह्यान किंचन ने अपने दांत पीसे। उसकी आवाज उनके बीच से निकल रही थी। और गिटार बजाना आने से क्या होता है? आजकल इंडस्ट्री को हर चीज में परफेक्ट आर्टिस्ट चाहिए। उसने हार नहीं मानी। उसका चेहरा जेलसी और गुस्से से भरा था और वो मुझे घूर रहा था। तभी अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने एक चालाकी भरी स्माइल दी। मिस्टर मेंग का म्यूजिकल एबिलिटी सच में बहुत बढ़िया है। मैं देख सकता हूं कि आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ह्यान किंचन ने प्रेजेंटर से माइक्रोफोन छीन लिया और ऑडियंस के कमेंट्स को बीच में ही रोक दिया। लेकिन क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, तो अकेले गाना गाना बहुत बोरिंग होता है और मैं बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की विनर हूं। मैं एक एक्टर हूं। क्यों ना हम नेक्स्ट सेगमेंट पर चलें, एक्टिंग कंपटीशन। प्रेजेंटर ने डायरेक्टर की तरफ देखा। बैक स्टेज से डायरेक्टर ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत हाई था। जब तक लड़ाई झगड़ा होगा तब तक रेटिंग्स बढ़ेंगी। वेल, एक्टिंग कंपटीशन, होस्ट ने खुशी से अनाउंस किया। ह्यान किंचन चेन ने अपनी शर्ट का कॉलर एडजस्ट किया और अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ले आया। म्यूजिक में शायद वो हार गया था, पर एक्टिंग तो उसकी स्पेशलिटी थी। उसने इसकी प्रॉपर पढ़ाई की थी। माना कि उसकी एक्टिंग को हमेशा लोग नकली कहते थे, पर मेरे जैसे किसी को हराने के लिए ये उसके लिए बहुत आसान बात थी। थीम थी 2 लवर्स जो बहुत टाइम बाद दोबारा मिलते हैं। ह्यान किंचन ने अपनी आंखें छोटी करके बड़े लालच के साथ लियू यू की बॉडी की तरफ देखा। यू, क्योंकि मिस्टर मेंग आपके बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना हम उन्हें मेन लीड प्ले करने के लिए इनवाइट करें। मैं एक एक्स का रोल प्ले करूंगा जो उसे वापस पाने की कोशिश करूंगा। हम बिना स्क्रिप्ट के एक्टिंग करेंगे। देखते हैं कौन किसके सामने टिक पाता है। उसके प्लान इतने साफ थे कि मुझे स्टेज से ही उनकी चालाकी समझ में आ रही थी। ये कोई एक्टिंग कंपटीशन नहीं था। ये तो बस एक्टिंग का बहाना बनाकर लियू का फायदा उठाने की कोशिश थी कैमरा के सामने, या फिर मुझे अपनी एक्टिंग से डराकर वहां एक फर्नीचर की तरह खड़ा रखने की कोशिश थी। लियू यू उसे मना करने ही वाली थी, तभी मैंने प्यार से गिटार को एक साइड रखा और खड़ा हो गया। ओके, मैंने ह्यान किंचन की तरफ देखा और स्माइल किया। अगर तुम इतना खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। स्टूडियो की लाइट्स अचानक बंद हो गईं और सिर्फ सेंटर में एक स्पॉटलाइट रह गई। ह्यान किंचन ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने कैरेक्टर में आ गया। ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी वो इमेज काफी स्ट्रांग लग रही थी। वो सीधा लियू यू के पास गया और बड़े गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पागलपन था। यू, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे लव करती हो। वो मेंग तुम्हारे लायक नहीं है। डायलॉग बोलते हुए वो अपनी बॉडी को उसके पास ले आया और अपना दूसरा हाथ उसकी वेस्ट के पास ले जाने की कोशिश करने लगा। उसके बैक ने ज्यादातर कैमरास को रोक दिया था, पर मैं उसकी आंखों में वो गंदा एक्सप्रेशन साफ देख सकता था। वो सोच रहा था कि लाइव कैमरास के सामने लियू यू कुछ बोल नहीं पाएगी और मैं जो एक नया लड़का हूं जिसे कैमरे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी एक्टिंग देखकर डर जाऊंगा। लियू यू ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्लिक। स्टूडियो की शांति में एक बेल्ट लूप की साफ आवाज गूंजी, जो सबको बड़ा अजीब लगा। ह्यान किंचन एकदम रुक गया। मैंने बड़े आराम से और धीरे धीरे अपनी शर्ट के कॉलर का पहला बटन खोला, फिर दूसरा।
उस मोमेंट तक मेरे अंदर जो एक आलस और लापरवाही वाला एटीट्यूड था, वो एक झटके में एकदम गायब हो गया। ना तो मैंने जियान किन चैन की तरफ देखा, ना ही लियू की तरफ। बस अपना सर थोड़ा सा झुकाए हुए मैंने अपनी स्लीव्स ऊपर फोल्ड कर ली, जिससे मेरे हाथ साफ दिखने लगे। और जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी वो आधी खुली सोई हुई आंखें उस वक्त ऐसी लग रही थीं जैसे किसी सोए हुए शेर को जबरदस्ती जगा दिया गया हो। मेरी आंखों के अंदर से एक ऐसा गुस्सा और डर निकल रहा था जो किसी का भी खून जमा दे। पूरा एयर जैसे फ्रीज हो गया था। मैं एक एक कदम आगे बढ़ने लगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े दिखावे के। पर मेरे हर एक कदम के साथ जियान किन चैन का हाथ जो उसने लियू का पकड़ा हुआ था, वो और ज्यादा कांपने लगा। उसे एक ऐसा प्रेशर फील हो रहा था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। ऐसा डर जैसे कोई बड़ा शिकारी उसे देख रहा हो। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं जियान किन चैन के पीछे खड़ा हो गया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्यान से अपनी 2 फिंगर से उसे पकड़ लिया। मैं उसके कान के पास गया और अपनी हल्की, थोड़ी भारी वॉइस में मजाक और डर के साथ बोला, तुम्हें मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत किसने दी? उस मोमेंट पर मैं मैंचुआन नहीं था। मैं तो किसी स्क्रिप्ट का वो सब कुछ करने वाला और गुस्से वाला कैरेक्टर बन गया था जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया था। जियान किन चैन के पैर कांपने लगे। मेरे बस एक बार देखने से ही वो रास्ते पर अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया। स्टूडियो में एक डर भरा सन्नाटा छा गया। बस जियान किन चैन के घुटनों के जमीन पर गिरने की वो भारी आवाज ही गूंजती रही। वो वहां पीले चेहरे और खोई हुई नजरों के साथ बैठा था। साफ पता चल रहा था कि वो अंदर तक डर गया है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी ऐसे से मिला हो जो बिना टाइम दिए उसकी जान ले सकता है। बस इतना ही। मैंने बिना आवाज बदले हल्के से हंसा। माइक्रोफोन के थ्रू साफ आवाज आई। बिना किसी झगड़े के सब खत्म हो गया। मैं उनके लेवल तक नीचे बैठा। मैंने उस गुस्से को वापस अंदर खींच लिया था। अब आंखों में कोई प्रेशर नहीं था, बस थोड़ा आलस और ठंडक थी। घुटनों पर बैठे जियान किन चैंग पर बिना ध्यान दिए मैं उसके साइड से निकल गया और स्टेज पर खड़ी लियू युए की तरफ देखने लगा। मैंने ये वर्ड उस खुशी से बोला जैसे कोई बहुत टाइम बाद मिला हो, उस डर के साथ जिसे दूर जाना पड़ा था, और उस छोटी सी फीलिंग के साथ जो दिल के कोने में दबी थी। युए ऊपर से नीचे तक कांप उठी। एक बड़ी एक्ट्रेस होने के नाते जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, वो भी इस एक्टिंग की दुनिया में खींची चली आई। मैं तो बस एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा था, पर मेरी उन आंखों को देखकर जो हमेशा थोड़ी दूर लगती थीं, पर अब एक तालाब की तरह गहरी थीं, युए इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं, लिप्स कांपने लगे। तुम वापस आ गए। वो लाइन किसी स्क्रिप्ट में नहीं थी, वो अपने आप निकल आई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी फिंगर्स उसके फेस के पास हवा में ही रुक गई। उस एक पल के रुकने से स्टूडियो में किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। मैं कभी गया ही नहीं था। मैंने एक ऐसी स्माइल के साथ कहा जैसे मैं रोने वाला हूं। मेरी वॉइस थोड़ी कांप रही थी। मैं हमेशा अंधेरे में रहकर तुम्हें देख रहा था, तुम्हें चमकते हुए देख रहा था, और तुम्हें इस कचरे से परेशान होते हुए देख रहा था। लास्ट पार्ट बोलते ही मेरी नजर एकदम फ्रीज हो गई और मेरी आंखें जमीन पर गिरे जियान किन चैन पर एक तलवार की तरह पड़ी। ही किन चैन ने तब जाकर रिएक्ट किया। बेइज्जती की वजह से उसका चेहरा गुस्से में पर्पल हो गया था। इतना बड़ा आइडल लाइव ब्रॉडकास्ट पर एक नॉर्मल सिविलियन के सामने घुटनों पर बैठा था। अगर ये बात बाहर चली गई तो उसका करियर बर्बाद हो जाता। झूठ। जियान चैन अचानक मुझ पर फिंगर दिखाकर चिल्लाया और सीन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मैं मेन कैरेक्टर हूं, तुम तो बस साइड कैरेक्टर हो। डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट बदल रहा है। पर उसकी आवाज एकदम सूखी और अजीब निकल रही थी। मेरे और लियू युए के बीच में जो एनर्जी चल रही थी, उसके सामने वो एक जोकर जैसा लग रहा था। वो जहां भी देख रहा था अलग ही लग रहा था। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने बस उसे साइड से ऐसे देखा जैसे कोई रास्ते पर चलते हुए एक चींटी को देखता है। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और उसे अपने लिप्स पर रखा। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते। उस एक लाइन ने उसके बचे कुचे कॉन्फिडेंस को भी बर्बाद कर दिया। वो बिना पानी की मछली की तरह अपना मुंह खोलकर रह गया। एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। जो बातें उसने सोची थीं, जो ताने उन्होंने सोचे थे, वो सब गायब हो गए। वो बस एक डेकोरेशन बनकर रह गया। वो भी नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाली चीज जो रास्ते में आ रही थी। डायरेक्टर की वॉइस इंटरकॉम पर गूंजी। परफेक्ट, टू परफेक्ट। आंखों की वो एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। लाइट्स फिर से नॉर्मल हो गईं। वो डर वाला माहौल एक पल में गायब हो गया। मैंने फिर से अपना हाथ पॉकेट में डाल लिया। अंदर की एनर्जी शांत हो गई और मैं अपने पुराने नॉर्मल एटीट्यूड में वापस आ गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाला वो डीप और गुस्से वाला आदमी कभी था ही नहीं। लियू अभी भी खोई हुई थी। उसकी आंखों के कोने में आंसू थे और वो ट्रांस से बाहर नहीं आ पा रही थी। मैंने पॉकेट से एक हैंडकरचिफ निकाला। लियू ने तब रिएक्ट किया। उसने गुस्से से मुझे देखा, हैंडकरचिफ छीना और जल्दी से अपना फेस पोंछा।
पर उसके कान लाल हो चुके थे। मेंचुआन, तुमने एक्टिंग करना कब से सीखा? उसने धीरे से सरप्राइज होकर पूछा। मैंने पिग नहीं खाया, पर मैंने उसे कटते हुए जरूर देखा है। 20 साल से तुम्हें मिरर के सामने ये सब करते हुए देख रहा हूं, एक फूल भी सीख जाता है। लियू युए मेरे पैर पर पैर रखना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि कैमराज अभी भी चल रहे थे। चैट के कमेंट्स एकदम भर गए थे। ओ माय गॉड, वो लुक, मैं तो मर ही गई। मैं ऑफिशियली मेंचुआन को अपना नया हस्बैंड मानती हूँ। उसकी एक्टिंग ने जियान किनचेन को बहुत पीछे छोड़ दिया। जियान किनचेन क्या कर रहा था? वो तो बस बंदर जैसी आंखों से देख रहा था और चिल्ला रहा था। एकदम बुद्धू लग रहा था। ये है नेचुरल टैलेंट। गाता भी अच्छा है, एक्टिंग तो और भी बढ़िया करता है। लियू को ये खजाना कहाँ से मिला? ही किनचेन को घुटनों पर देखकर तो मेरा ड्रिंक ही निकल गया। ऐसा ही होता है उनके साथ जो अपनी पढ़ाई का घमंड करते हैं। ही किनचेन एक साइड में खड़े होकर स्क्रीन पर कमेंट्स देख रहा था और कांप रहा था। वो हार गया था, बहुत बुरी तरह। सिंगिंग में उसे एक पुरानी गिटार से हरा दिया, एक्टिंग में एक लुक से बर्बाद कर दिया। जिस चीज पर उसे घमंड था वो मेरे सामने मजाक बन गई थी। प्रेजेंटर जो इन सिचुएशंस को अच्छे से समझता था, हालांकि वो भी थक गया था, उसने प्रोटोकॉल फॉलो किया और तारीफ करते हुए कहा, हाउ फैसिनेटिंग मिस्टर मेंग, सच में बहुत डीप। फिर उसने एक ड्राई फेस के साथ ही किनचेन की तरफ देखा। वेल, ऐसा लगता है कि इस एक्टिंग सेगमेंट में मिस्टर मेंग थोड़े आगे रहे, तो क्यों ना हम कुछ और एक्साइटिंग शुरू करें। मैंने होस्ट को बीच में ही रोका और एक चालाकी भरी स्माइल के साथ जियान किनचेन की तरफ मुड़ा। बड़े आइडल हीन पहले हमसे अच्छे से मिलना चाहते थे, है ना? क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर खेले बिन, पूरे नेटवर्क के सामने। जो भी झूठ बोलेगा वो कचरा होगा। जियान किनचेन इंस्टिंक्टिवली मना करना चाहता था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके अंदर से आवाज आई कि ये एक ट्रैप है। इससे पहले कि वो बोल पाता, ऑडियंस चिल्लाने लगी, प्ले प्ले प्ले। जिनको मजा चाहिए होता है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डेंजरस है। बैकस्टेज से डायरेक्टर पागल तरीके से ही किनचेन को हाँ बोलने का इशारा कर रहा था। ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत हाई था। अगर वो अभी डर गया तो उसकी एक अच्छे आदमी की इमेज बर्बाद हो जाती। ही किनचेन ने अपने दांत पीसे और कहा, ओके खेलते हैं, मेरा दिल साफ है, मुझे डर नहीं लगता। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैंने अपनी फिंगर्स से स्नैप किया। वर्कर्स ने 2 चेयर्स लगाई। हम दोनों एक दूसरे से 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर बैठे थे। इसको बोलते हैं इन्वेजन डिस्टेंस। इतने पास होने से दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है। चेहरे का थोड़ा सा भी बदलाव साफ दिख जाता है। मेरे पास साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री है। मैंने इसका कभी ज्यादा यूज नहीं किया, पर ही किनचेन जैसे ऊपर ऊपर से दिखाने वाले पर्सन के लिए काफी है। क्योंकि मैं सिविलियन हूं तो मैं पहले पूछता हूं। मैं चेयर पर पीछे होकर बैठ गया और हाथ में एक लाइटर से खेलने लगा। मिस्टर हीन, पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या आप सच में आइलो से लव करते हैं? ही किनचेन थोड़ा रुका। इतने सिंपल क्वेश्चन से हैरान होकर उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन ठीक किया और बड़े इमोशन के साथ कैमरास की तरफ देखा। ऑफ कोर्स, मेरा लव आइलो के लिए एकदम सच्चा है, धरती और आसमान के सामने। इन 5 साल में मैंने हमेशा। उसकी आंखों की पुतलियां 0.5 मिलीमीटर बड़ी हो गई। उसी मोमेंट पर उसके लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर इंस्टिंक्टिवली पैंट की सिलाई पर टच हुई। ये एंग्जाइटी का एक पक्का साइन है। मैंने उसे एक मशीन की तरह बीच में ही रोक दिया और आंसर देने से पहले वो 1.2 सेकंड के लिए रुका। उसकी नजर ऊपर राइट साइड की तरफ गई। ब्रेन कॉर्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से इसका मतलब होता है एक झूठ बनाना। मैंने डेटा का एक झटका बाहर निकाला। स्टूडियो में खलबली मच गई। हियान किनचेन का चेहरा बदल गया। तुम ये सब अपने आप बना रहे हो, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैं इस सब में नहीं आने वाला। ये झूठ है या नहीं ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं आगे की तरफ झुका, जिससे हमारे बीच का डिस्टेंस और कम हो गया। पूरा प्रेशर उस पर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, तुम कहते हो कि 5 साल पहले तुमने अब्रॉड में म्यूजिक की पढ़ाई की थी, इसीलिए तुम इंडस्ट्री अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाए, सेफ्टी से, करेक्ट? हियान किनचेन ने अंदर से एक झटका फील किया। वो उसके रेज्यूमे का सबसे बड़ा और चमकदार पार्ट था, जिसकी वजह से उसके फैंस उसे एक म्यूजिकल जीनियस कहते थे। ऑफ कोर्स, उसने बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स दिया। उसका फोरहेड ठंडे स्वेट से नहा गया था। मैं 1 साल तक क्लोज्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग में था। क्लोज ट्रेनिंग? मैंने प्योर मजाक के एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। तो फिर ये कितना अजीब है ना कि 5 साल पहले उस विंटर में जब तुम्हारी सो कॉल्ड क्लोज ट्रेनिंग चल रही थी तो तुम्हारे सोशल नेटवर्क्स का आईपी एक्सेस देश के एक छोटे से प्रोविंस के एक इंटरनेट कैफे से मैच कर रहा था। बूम! ये लाइन स्टूडियो में एक बॉम्ब की तरह गिरी। हियान किनचेन की आंखों की पुतलियां वायलेंट तरीके से छोटी हो गई। उसका चेहरा ग्रे पड़ गया। तुम्हें ये कैसे पता? तुमने मेरा आईपी चेक किया? ये इलीगल है। वो पैनिक हो गया, मना करना ही भूल गया और डायरेक्टली सोर्स पूछने लगा, जो कि एक तरह से सच एक्सेप्ट करने जैसा ही था।
जो कोई कुछ करता है उसे पता होता है कि वो पकड़ा जा सकता है। मैंने बिना रुके उस पर प्रेशर बनना चालू रखा और तेज स्पीड से बिना उसे सोचने का टाइम दिए पूछा। थर्ड क्वेश्चन, 5 साल पहले लव वॉज लॉन्च्ड इनटू द गैलेक्सी गाने के आने के एक दिन पहले क्या तुम किसी से मिले थे? एन नाम के कंपोजर से। एन लेटर सुनते ही हियान किन चेन पर जैसे बिजली गिर गई। उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। वो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर था। वो उसके क्राइम का प्रूफ था। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। वो सॉन्ग मैंने लिखा है, उसका ऑथर मैं हूं। हियान किन चेन उल्टा सीधा बोलने लगा। उसकी वॉइस एकदम पतली हो गई। फिंगर्स ने चेयर के आर्म रेस्ट को जोर से पकड़ लिया, जिससे उसकी नकल्स व्हाइट हो गई थीं और स्वेट उसके चीक से नीचे गिर रहा था। वो डर गया था, इतना डर गया था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। क्या तुमने वो सॉन्ग लिखा था? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। मेरी आंखें एकदम तेज थीं। अगर तुमने इसे लिखा था तो तुम स्टेज पर कोरस का 8th नोट ट्यून क्यों नहीं कर पाए? तुम्हें ये क्यों नहीं पता था कि वो सॉन्ग ओरिजिनली उसकी डिसीज्ड ग्रैंडमदर के लिए लिखा गया था और तुमने उसे एक सस्ता रोमांटिक गाना बना दिया? शट अप, बी क्वाइट। हियान किनचेन एकदम टूट गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें एक पागल डॉग की तरह लाल थीं। तुम्हें क्या पता, मैं एक बड़ा आइडल हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये एक लव सॉन्ग है तो ये एक लव सॉन्ग है। एक छोटा सा कंपोजर मार्केट के बारे में क्या समझता है? तुम इमेज के बारे में क्या समझते हो? स्टूडियो में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग डर से उस आइडल को देख रहे थे जो हमेशा एलिगेंट और शांत रहता था, पर अब उसका चेहरा एकदम बिगड़ चुका था। लियू ने हैरानी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखें मुझसे हियान किनचेन की तरफ और फिर वापस घूमने लगीं। हियान किनचेन को उस बुरी हालत में देखकर मैं धीरे से खड़ा हुआ। क्योंकि तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हारी याददाश्त तेज करने में हेल्प करता हूं। मैंने अपनी पॉकेट से एक पुराना ब्लैक रिकॉर्डर निकाला, जिसके कोने थोड़े घिसे हुए थे, पर वो बहुत अच्छे से रखा गया था। उस रिकॉर्डर को देखकर हियान किनचेन की आंखें जैसे बाहर निकल आईं। उसने उसे पहचान लिया था। 5 साल पहले उस खराब रेंटल रूम में उसने मुझे देखा था। ये नामुमकिन है, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? वो एक घोस्ट की तरह वाइट पड़ गया और उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो चेयर पर गिर पड़ा। मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए पूरे 5 साल तक रेडी किया था, मैंने शांति से कहा और प्ले बटन दबा दिया। एक हल्की सी इलेक्ट्रिक आवाज आई और फिर एक यंग, घमंडी और वही पहचाना हुआ वॉइस माइक्रोफोन के थ्रू स्टूडियो में गूंज उठी, जो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रही थी। भाव मत खाओ। क्या तुम्हें लगता है कि टैलेंट से तुम कहीं पहुंच जाओगे? इस बिजनेस में पैसा बोलता है। तुम्हें बस इस प्लेजरिज्म का ब्लेम मेंचुआन पर लगाना है और मैं डेब्यू कर सकता हूं, मैं फेमस हो सकता हूं। रही बात मेंचुआन की, तो उस इडियट को ही ब्लेम लेने दो, वैसे भी उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। एकदम साफ साउंड थी। बैकग्राउंड में बोतलों के टकराने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। स्टूडियो में सच में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि लाइव चार्ट भी 3 सेकंड के लिए रुक गई। हियान किनचेन का चेहरा एकदम उड़ गया। वो मौत की तरह ग्रे पड़ गया। अगले ही सेकंड उसने एक चीख मारी और एक मैडमैन की तरह मुझ पर झपटा ताकि वो मेरे हाथ से रिकॉर्डर छीन सके। मुझे दो, ये झूठ है, ये मैनिपुलेटेड ऑडियो है। वो उस स्पीड और गुस्से से आया जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने ये पहले ही सोच लिया था। मैं साइड में हो गया और बिना किसी का ध्यान खींचे अपना पैर आगे कर दिया। बूम! हियान किनचेन जमीन पर जोर से गिरा। उसका फेस पहले नीचे लगा और जब वो उठने लगा तो मैंने अपना 8 फुट उसकी बैक पर रख दिया। मैंने कोल्ड आइस से उसे नीचे देखा। हियान किनचेन, गेम ओवर हुआ। रिकॉर्डर शांत हो गया, पर कैपिटल मांडा की वो घमंडी लाइन स्टूडियो के खाली स्पेस में एक थप्पड़ की तरह गूंजती रही, जो वॉल से वॉल तक टकरा रही थी। हियान किनचेन जमीन पर था, उसका बॉडी जोर जोर से कांप रहा था। उसका डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसका फेस ठंडी जमीन पर दबा हुआ था। उसका अच्छा हेयर स्टाइल एक बर्ड्स नेस्ट बन चुका था और उसका महंगा सूट धूल से भर गया था। वो एक रास्ते के डॉग की तरह लग रहा था जिसके कपड़े भी उतार लिए गए हों। नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे अजीब वॉइस में बुड़बुड़ाता रहा। उसने अचानक अपना सर ऊपर उठाया। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिक गई। उसके दिमाग की आखिरी समझ भी हमेशा के लिए गायब हो गई। और मेंचुआन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक दिल तोड़ने वाली चीख आई। हियान किनचेन एक ऐसी एनर्जी के साथ जो पता नहीं कहां से आई, जमीन से ऊपर उठा, एक घिरे हुए एनिमल की तरह जिसके पास कोई रास्ता ना हो। अपने फिस्ट्स घुमाते हुए बिना सोचे समझे उसने पूरी स्ट्रेंथ से मेरे फेस पर डायरेक्टली मारा। उस पंच ने हवा को कट किया। स्टूडियो की ऑडियंस डर से चिल्ला उठी। लियू का चेहरा एकदम व्हाइट पड़ गया और वो इंस्टिंक्टिवली भागकर मेरे सामने आना चाहती थी। मेंचुआन, केयरफुल! मैं अपनी जगह पर बिना एक आईलिड हिलाए खड़ा रहा। जब उसका पंच मेरी नोज से 3 सेंटीमीटर दूर था, तब मैंने मूव किया। मैंने अपना सर साइड में किया, एक इतना तेज डॉज जो एक लाइट की लाइन जैसा था। हियान किनचेन का पंच मिस हो गया और उसका बॉडी स्पीड की वजह से आगे चला गया। मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी 5 फिंगर स्टील के क्लैंप की तरह प्रिसाइजली उसकी रिस्ट पर लॉक हो गई। क्रैक!
बोन्स के हिलने की एक साफ आवाज आई। फिर जैसे उसकी अपनी ही स्पीड का यूज करते हुए मैंने क्लीन और डायरेक्ट कैप्चर होल्ड किया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ये थपथपाहट पहले वाले से भी भारी थी। हियान किनचेन एक स्टारफिश की तरह जमीन पर चिपक गया जिसे मैंने दबा रखा था। उसका एक चीक फ्लोर की ठंडक पर दबा हुआ था और उसका आधा फेस बिगड़ गया था। एक कटे हुए पिग की जैसी चीख पूरे स्टूडियो में गूंज उठी। मैंने अपनी एक नी उसकी बैक पर रखी और एक हाथ से उसके आर्म को पीछे ट्विस्ट कर दिया। दूसरे हाथ से मैंने उसकी नेक को ऐसे पकड़ा कि वो 1 सेंटीमीटर भी ना हिल सके। ये सीक्वेंस इतना स्मूथ और तेज था कि कैमरास भी उसे ठीक से कैच नहीं कर पाए। बचपन में ल्यू की डिफेंस में लड़ने के लिए मैंने कई साल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली थी। ट्रूली एक ऐसे आइडल को हराने के लिए जिसका बॉडी खराब लाइफ की वजह से अंदर से खाली हो चुका था, ये काफी था। एक पल की सांस लेकर मैं ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा की तरफ देखा जो डायरेक्टली हमारी तरफ था। लेंस के रिफ्लेक्शन में एक ऐसा फेस दिखा जो एकदम शांत था। मैंने अपना सर हियान किनचेन की तरफ झुकाया जो लगातार गालियां दे रहा था और उसके कान में कोल्ड वॉइस में कहा, हियान किनचेन, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें 5 साल तक हाथ क्यों नहीं लगाया? हियान किनचेन दर्द से कांप रहा था। उसके गले से अजीब आवाजें निकल रही थीं और वो डर से मुझे देख रहा था। मैं उसके कान के और पास गया, एक ऐसी वॉइस में जो सिर्फ वो, मैं और वो माइक्रोफोन सुन सकता था, जिसे मैंने डेलिबरेटली पास किया था। 5 साल पहले मैंने तुम्हें इसीलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि तुम इस मेहनत के लायक ही नहीं थे। मैंने उसकी नेक से अपना हाथ हटाया और उसे आराम से उसी के कपड़ों पर साफ कर दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और उसे ऊपर से देखा। डायरेक्टली कैमरा की तरफ देखते हुए मैंने वो वर्ड्स बोले जो मैंने 5 साल से अपने दिल में छुपा कर रखे थे। आज मैं आप सबके सामने इसीलिए प्ले कर रहा हूं ताकि मैं अब से इस स्टूडियो में साफ तरीके से चल सकूं। 1 सेकंड का पूरा सन्नाटा छा गया। अगले सेकंड एक वोल्केनो की तरह जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, वो जगह एकदम से फट गई। लाइव चैट सच में बहुत डेंस कमेंट से भर गई। सब रेड कलर के एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स थी। ब्रावो, क्या स्किल है! ये एक रियल मैन है जिसे वो लव करता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो 5 साल तक रुका रहा और जब ये सब बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो इस मेहनत के लायक नहीं था। ये लाइन तो बहुत ज्यादा हैवी थी। यान किनचेन तो बस इसी से ढेर हो गया। वो टैकल सच में दिल को सुकून देने वाला था। ऐसा ही होता है जब आप किसी शांत आदमी को परेशान करते हैं। उसी मोमेंट पर स्टूडियो के दरवाजे झटके से खुले। कई सारे यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स चैनल की सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बड़े तेज कदम और सीरियस चेहरे के साथ स्टेज की तरफ बढ़े। मिस्टर जे किंचन, हमें एक कंप्लेंट मिली है। आप पर कमर्शियल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और टैक्स में बहुत बड़ी गड़बड़ियों के चार्जेस हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। इंचार्ज ऑफिसर ने अपना आईडी दिखाया। कोल्ड हैंडकफ्स यान किंचन की रिस्ट्स पर लग गईं जो अभी तक अपने होश में भी नहीं आ पाया था। वो रिकॉर्डिंग न सिर्फ प्लेजरिज्म का प्रूफ थी बल्कि ये इस बात का भी साफ सबूत थी कि उसने गलत तरीकों से अपना करियर बनाया था। साथ ही लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान पब्लिक पर फिजिकल अटैक करने की वजह से उसका जेल जाना एकदम पक्का हो गया था। यान किंचन का चेहरा एकदम ग्रे पड़ चुका था। उसके पैरों में जान नहीं बची थी और 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे एक तरह से घसीट कर बाहर ले गए। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसने मुझे गुस्से और दुश्मनी भरी नजरों से देखा। उसके लिप्स ऐसे हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाई। मैं जानता था कि अब सब खत्म हो चुका है। इस इंडस्ट्री में एक बार अगर इमेज बर्बाद हो जाए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। यान किंचन के जाने के साथ ही वो एपिसोड खत्म हो गया। बैकस्टेज पर डायरेक्टर तो खुशी के मारे बेहोश होने वाला था। उस रात की रेटिंग ने न सिर्फ चैनल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए बल्कि देश के लाइव एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। स्टेज पर लाइट्स थोड़ी धीमी हो गई। मैंने अपनी शर्ट का थोड़ा खराब कॉलर ठीक किया और पीछे मुड़ा। ल्यू अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें एक डरे हुए बनी की तरह लाल थीं। मैंने देखा कि उसके लिप्स कांप रहे थे जैसे उसके पास कहने के लिए 1000 बातें हों, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। मैंने एक सांस ली और उसकी तरफ बढ़ा। अपने पुराने तरीके से मैंने अपने हाथ से उसके बाल खराब कर दिए। वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो अब। उसने अपनी नोज से एक आवाज निकाली और अचानक खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया। दोनों हाथों से मेरी वेस्ट को जोर से पकड़ लिया और अपना फेस मेरी चेस्ट में छुपा लिया। मेंचुआन, तुम एक मॉन्स्टर हो। तुमने 5 साल तक ये सब मुझसे छुपा कर रखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने धीरे से उसकी बैक को थपथपाया। मैं उसकी बॉडी का कांपना फील कर सकता था। क्यों बताता? ताकि तुम अपने उस दिमाग से उस गाय की कंपनी ही उड़ा दो। लियू ने खुद को मुझसे थोड़ा रब किया। उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगो रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसे अपनी बाहों में लिए हुए टीम के सारे वर्कर्स की जलेसी भरी नजरों और बहुत सारे कैमरास के फ्लैशेस के बीच मैं बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। उस रात पूरा इंटरनेट एकदम हिल गया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पूरा हफ्ता बस यही छाया रहा। ड्रीम कपल मेंचुआन और ल्यू युए।
हियान किंचन की अरेस्ट और ग्रेट कंपोजर एन की वापसी। 3 महीने बाद ऑटम की एक गहरी रात थी, जब हवा में थोड़ी ठंडक आ चुकी थी। गोल्डन इमेज अवार्ड सेरेमनी, जो देश के सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, ग्रैंड नेशनल थिएटर में चल रही थी। रेड कार्पेट के दोनों तरफ स्पॉटलाइट्स ने रात को दिन बना दिया था। हियान किंचन का नाम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से एकदम गायब हो चुका था। लोग कह रहे थे कि उसे 7 साल की सजा हुई है और वो अंदर बैठा कपड़े सी रहा है। लियू ने अपनी शांत ट्रांजिशन फिल्म के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में सारे नॉमिनेशंस अपने नाम कर लिए थे। मैं 3rd रो में फैमिली सेक्शन में एक थोड़े ढीले सूट में बैठा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने फोन का क्या करूं। मेरे आसपास आर्टिस्टिक वर्ल्ड के बड़े बड़े नाम और लोग बैठे थे। सब लोग एकदम सीधे और सीरियस बैठे थे। बस मैं ही था जो उस पूरे माहौल में अलग लग रहा था। और अब वो बड़ा मोमेंट जिसका सबको वेट है। सेरेमनी के प्रेजेंटर ने एनवेलप खोला और जानबूझकर सस्पेंस को थोड़ा बढ़ाया। इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की विनर हैं लियू युए। तालियों की आवाज एकदम थंडर की तरह पूरे थिएटर में गूंज उठी। जायंट स्क्रीन पर लियू युए का क्लोजअप दिखाया गया। उस रात उसने डीप ब्लू कलर का एक ओपन बैक इवनिंग ड्रेस पहना था। उसके बाल ऊपर बंधे थे, जिससे उसकी लंबी और एलिगेंट नेक साफ दिख रही थी। एक ऐसी ब्यूटी जिसे आप देखना बंद नहीं कर सकते। अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर वही सच्ची और परफेक्ट स्माइल आ गई जो हमेशा उसकी पहचान थी। वो बड़ी ग्रेस के साथ खड़ी हुई, अपनी ड्रेस को उठाया और स्टेज पर चली गई। हैवी ट्रॉफी को हाथ में पकड़कर उसने माइक्रोफोन के सामने एक गहरी सांस ली। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। सब इस नई बेस्ट एक्ट्रेस की स्पीच का वेट कर रहे थे। नॉर्मल प्रोटोकॉल के हिसाब से अब डायरेक्टर, प्रोडक्शन टीम, पेरेंट्स को थैंक यू कहने और कुछ इंस्पायरिंग बोलकर खत्म करने का टाइम था। लियू ने ट्रॉफी को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों ने लोगों के उस समंदर में देखा और प्रिसाइजली 3rd रो के उस कोने को ढूंढ निकाला जहां मैं बैठा था। वो कोल्ड गॉडेस का पर्दा जो हमेशा उसे छुपाए रखता था, वो उस मोमेंट पर ऐसे पिघल गया जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। उसके लिप्स पर एक शरारती स्माइल आ गई। वही स्माइल जो वो सिर्फ मेरे सामने दिखाती, भाई साहब, एक बचपन की जिद्दी दोस्त की स्माइल। सच तो यह है कि मैंने कोई स्पीच रेडी नहीं की है, क्योंकि यहां आने से पहले किसी ने मुझसे कहा था कि तुम जीतो या हारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब तुम घर आओगी तो स्नैक रेडी मिलेगा। पूरे हॉल में एक हल्की और प्यारी हंसी गूंज उठी। लियू ने ट्रॉफी को मेरी तरफ ऊपर उठाया और बिना किसी डर के कैमरास की तरफ देखकर चिल्लाई, मेंचुआन, आज मुझे डबल नूडल्स चाहिए। रूम एक सेकंड के लिए रुका और फिर पहले से भी तेज हंसी और तालियों से गूंज उठा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस रात की सबसे बड़ी विनर अपने करियर के पीक पर पूरे देश के सामने ऐसी बात कहेगी, बस एक बोल नूडल्स के लिए। लाइव चैट तुरंत कमेंट से भर गई। हा, एकदम चौहान की वाइफ जैसी बात की, क्या लेवल है। ये तो अलग ही लेवल का लव है। बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी की वैल्यू एक बोल नूडल्स से ज्यादा नहीं है। ये कपल मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। ऑडियंस में बैठकर अपने आसपास इस शोर को सुनते हुए मैंने हेल्पलेसली अपना सर हिला दिया। ये वुमन 3 दिन से उसे देखा नहीं और उसने अभी से सब हैरान कर दिया। कैसी जगह है जहां ये बस नूडल्स खाने के बारे में सोच रही है। पर मेरे लिप्स के कॉर्नर पर जो स्माइल थी, उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने स्टेज पर उन चमकती हुई आंखों की तरफ देखा और धीरे से खड़ा हो गया। स्पॉटलाइट तुरंत मुझ पर आ गिरी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक प्यार भरी स्माइल दी। फिर मैंने अपने सूट की पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा नेवी ब्लू वेलवेट बॉक्स निकाला जो वहां सही टाइम का वेट कर रहा था। मैंने उसे खोला नहीं, बस उसे हवा में थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। वो एक रिंग बॉक्स था। हालांकि हमारे बीच थोड़ा डिस्टेंस था, पर मैंने साफ देखा कि कैसे लियू का बॉडी अचानक टाइट हो गया और फिर उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। वो समझ गई थी ये कोई बहुत बड़ा मैरिज प्रपोजल नहीं था। वहां 999 रोजेज नहीं थे, पर ये किसी भी सेरेमनी से ज्यादा टच करने वाला था, क्योंकि ये मेरा उससे पूरी लाइफ का प्रॉमिस था। हॉल में लोगों का शोर अपने पीक पर पहुंच गया। किसी ने सीटी बजाई तो किसी ने चिल्लाया, उससे मैरिज कर लो। कैमराज ने उस मोमेंट को फ्रीज कर दिया। स्टेज पर वो वही बड़ी विनर थी जो लाइट से भरी हुई थी। हाथ में ट्रॉफी लिए उसके फेस पर आंसू थे। ऑडियंस में मैं, वही जो हमेशा अंधेरे में रहकर उसकी केयर करता था, हाथ में रिंग लिए एक प्यारी स्माइल के साथ खड़ा था। हमने लोगों के उस समंदर के पार एक दूसरे को देखा, जैसे पूरी दुनिया सिमट कर बस हम दोनों तक ही रह गई हो। फेम और पावर की इस दुनिया के दिल में, एक इतनी झूठी और मास्क से भरी इंडस्ट्री के बीच, हमारे पास सबसे सच्चा और सबसे सच्चा लव था। 20 साल का एक शांत साथ, 5 साल तक अंधेरे में रहकर प्रोटेक्ट करना, और अब ये एक दूसरे को देखना जो सब कुछ कह दिया था। स्क्रीन पर इमेज धीरे धीरे रुक गई। एक सबटाइटल धीरे धीरे तैरता हुआ आया, तुम मेरा प्राउड हो, तुम ही मेरी लाइफ की असली वार्मथ हो। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls
where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless God. The distant star cuts through the night, cold revelation burning bright. Praise the fool, the unseen flame, the Savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, should it weave our fruitful Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the Fool, the silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin, dream of home, a voice is true, for beyond your sleep, we are waiting for you. Even the longest journey must come to an end.